इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम फर्स्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर का नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान और यूनिट फर्स्ट का ये पहला टॉपिक है और इसको अपन आज पढ़ेंगे। और मैं जो हूँ डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। तो अपन प्रारंभ करते हैं। आर्थिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? ये जो वीडियो है, ये वीडियो से आप जो चीज़ समझ पाएंगे, जो विषय आप समझ पाएंगे कि आर्थिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। आर्थिक पर्यावरण को जो तत्व जो गवर्न करते हैं वो कौन कौन से हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से हैं और मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण कौन कौन से हैं, ये जान पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद ये जान पाएंगे कि आर्थिक पर्यावरण की क्या क्या विशेषता हैं। तो अपन प्रिय विद्यार्थियों अपन शुरू करते हैं। देखो, आर्थिक पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों को अलग कर लेते हैं, आर्थिक और पर्यावरण, और दोनों शब्दों को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि इस विषय को हम समझ सकें। और जब हम इस विषय को समझ लेंगे तो आगे जो हमारे जो इस विषय संबंधित जो टॉपिक्स आएंगे उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो आर्थिक से क्या अर्थ है? आर्थिक से तात्पर्य समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं, धन उपार्जन एवं उसके वैसे है। यानी जितनी भी मनुष्य की जो क्रियाएं हैं जिनका कि संबंध धन को एकत्रित करने से है और धन को व्यय करने से है, वो समस्त क्रियाएं जो हैं वो आर्थिक के अंतर्गत आती हैं। अब पर्यावरण को समझ लेते हैं। पर्यावरण को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, यानी जो हमें मिला है विरासत में वो प्राकृतिक कहलाता है। और दूसरा जो मनुष्य द्वारा पर्यावरण बनाया गया वो कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। इनको दोनों को विस्तार। प्राकृतिक साधन जो प्रकृति ने प्रदान करे हैं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो हमें मिले हैं, उसमें सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक की जो स्थिति है वो आर्थिक क्रियाओं के संचालन के अंदर एक प्रमुख योगदान निभाती है। जैसे भारत की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो हमारे ऊपर मतलब यानी हिमालय, दक्षिण में के अंदर नीचे समुद्र, हिंद महासागर, राजस्थान का में रेगिस्तान मिलेंगे, दक्षिण में पठार मिलेगा। तो इस तरीके से विविध भौगोलिक स्थिति है। तो इसका लाभ भी मिलता है और इसमें विविधता होने के कारण कई नुकसान भी विभिन्न प्रदेशों को उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से धरातल भी अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रकार का है। इससे भी आर्थिक क्रियाएं जो है प्रभावित होती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत देश है वो विश्व का 7वां नंबर का देश है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, यानी 32,87,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के अंदर हमारा क्षेत्रफल फैला हुआ है। पहले स्थान पर रूस है। जलवायु के दृष्टिकोण से 4 प्रकार की ऋतुएं आती हैं। जलवायु का अर्थ क्या है? वातावरण किस प्रकार का है। जैसा बताया 4 प्रकार की जो है मौसम हमारे यहाँ है, विविध मौसम है। सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु, जो कि आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। जल के विभिन्न स्रोत हैं। मुख्य जो स्रोत है जिस पर हम आधारित हैं वो
हमारी वर्षा है, इसके अलावा कुएं, नहरें, नदियां, जिन पर हमारी कृषि निर्भर रहती है। वन संपदा, वन जो हैं वो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। एक तरफ तो वन जो है विभिन्न स्रोत का साधन है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा पर्यावरण को संतुलन रखने में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करते हैं। खनिज संपदा, देश में जितना अधिक खनिज होगा उतनी उसकी आर्थिक क्रियाएं अधिक होंगी, स्रोत अधिक होंगे। इसी प्रकार से पशु संपदा, विभिन्न जो पशु हैं वो दूध, घी, मक्खन हमको प्रदान करते हैं। गाय है और भैंस हैं, और जो पशु हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को मदद करते हैं। पशु संपदा प्रभावित करती है आर्थिक क्रियाओं को। शक्ति के जो विभिन्न सूत्र हैं वो आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं, और आज के परिवेश में शक्ति के विभिन्न सूत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो प्राकृतिक साधन हैं जिसको कि आगे अपन समझेंगे, वो भी सब जो है आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरा है कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण, यानी जो मानव द्वारा पर्यावरण बनाया गया है, यानी कृत्रिम पर्यावरण बनाया है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आर्थिक पर्यावरण और दूसरा जो है वो गैर आर्थिक पर्यावरण। इसमें पहला है अर्थव्यवस्था की स्थिति, यानी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, विकासशील है, विकसित है या अर्धविकसित है। इससे जो है वो आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है। वर्तमान की अगर बात करी जाए तो वर्तमान में जैसा आप जानते हैं पूरे विश्व में इस समय रोग फैल रहा है, कोरोना रोग, और कोरोना रोग से सभी देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त प्रभावित है। और गैर आर्थिक जो तत्व है उसमें सामाजिक, राजनीतिक तत्व शामिल किए जाते हैं। देश की जो आर्थिक मान्यताएं हैं वो भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, कि खुली आर्थिक मान्यताएं हैं या बंद आर्थिक मान्यताएं हैं। आर्थिक नियम किस प्रकार से हैं, कठोर आर्थिक नियम है या लिबरलाइज्ड आर्थिक नियम है, उससे भी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है। आर्थिक विकास की अवस्था क्या है, जैसे पूर्व में बताया गया है कि उस देश का आर्थिक विकास किस प्रकार का है। जैसे भारत इस समय विकासशील देश है, प्रगति के पथ पर है, मानव संसाधन बहुत अधिक मौजूद है, प्राकृतिक साधन ही मौजूद है। कई राष्ट्र विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, ये सब विकसित राष्ट्रों में आते हैं। तो वहां परिस्थिति अलग प्रकार की है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दशाएं किस प्रकार की है, इस समय अगर बात करी जाए तो सभी देशों की जो स्थिति है वो खराब है। एक देश के और दूसरे देश की जो आवाजाही है वो कम है, यानी हवाई जहाज के साधन बंद है, आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो आर्थिक क्रियाओं के संचालन में एक प्रकार से इस वक्त गतिरोध है। और अन्य अब यह है कि कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण में दूसरा जैसा बताया है कि गैर आर्थिक पर्यावरण, यानी ऐसे जिनका संबंध अर्थ से नहीं है, वो कौन कौन से हैं। जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, भारत दूसरे नंबर पर है। अगर मानव संसाधन का सही और प्रयोग हो तो हमारा राष्ट्र और अधिक प्रगति कर सकता है। समाज के नियम अलग अलग प्रकार के होते हैं हर देश के। हमारे देश के सामाजिक नियम अलग प्रकार के हैं। भारत एक धार्मिक देश है, धर्म का प्रभाव है यहाँ पर। राजनीति भी उसी प्रकार से, हमारे देश की राजनीति भी प्रभावित होती है।
विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं जो अपनी अलग राजनीतिक सोच रखती हैं और सत्ता में आने के बाद उस राजनीतिक सोच को वो लागू करती हैं, उससे भी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। हर देश के वैधानिक जो नियम है अलग प्रकार के होते हैं और उसी वैधानिक नियम के अनुरूप ही उस देश की आर्थिक क्रियाएं जो है संचालित होती है। तकनीकी विकास आज एक प्रमुख स्रोत है। जितना ज्यादा तकनीकी विकास अधिक होता है उतना ही आर्थिक क्रिया को गति प्रदान होती है। इंटरनेट की सुविधा है और जो अन्य जो सुविधा है डिजिटल, आज बैंकिंग सुविधाएं और अन्य जितनी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से पूरी की जाती है। तो जितनी अधिक टेक्नोलॉजी बढ़ती है जिस देश की, उसके उतनी ही आर्थिक क्रिया को गति मिलती है। संस्कृति प्रभावित करती है। भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के जो है वो उत्सव होते हैं, कई प्रकार के त्योहार होते हैं और उसके कारण आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। इसी प्रकार से शिक्षा का स्तर किस प्रकार से है, शिक्षा की विभिन्न जो सुविधाएं मिली हुई है वो कितनी जो है, उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या सभी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और सभी नौजवानों को शिक्षित किया जा रहा है, रिसर्च कितनी हो रही है, नई खोज कितनी हो रही है, वो सब आर्थिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। दशाएं किस प्रकार की, यानी परिस्थिति देश की किस तरह की है। जैसे अगर शांति की स्थिति है तो आर्थिक क्रिया अधिक होती है और अशांति की स्थिति है, यदि आज इस समय आतंकवाद का एक प्रमुख मुद्दा है जो पूरे विश्व को प्रभावित करता है और बहुत सारे तरीके से जो है वो विवाद चल रहे होते हैं, या कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती है वो भी प्रभावित करती है आर्थिक क्रियाओं को, तो दशाएं परिस्थिति प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, इस समय स्वास्थ्य जो है वो जैसे आपको पूरा है कि एक मानव जो स्वास्थ्य जो है इस समय खतरे में है वर्तमान स्थिति में। तो देश का जो नौजवान है या देश का जो व्यक्ति है या देश का जो बुजुर्ग है वो कितना स्वस्थ रहता है, यानी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, क्या मेडिकल सुविधा पूरी मौजूद है, हर व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। ये आर्थिक क्रियाओं के संचालन में बड़े महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सामाजिक रीति रिवाज जैसे पूर्व बताया गया, हमारे देश के सामाजिक रीति रिवाज अलग प्रकार के हैं, हर धर्म के रीति रिवाज अलग प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के त्योहार में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती है जो कि आर्थिक क्रियाओं को करती है। अब इतना अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। अब देखिए, आर्थिक पर्यावरण, मानवीय आर्थिक पर्यावरण को प्रकृति एवं गैर आर्थिक पर्यावरण प्रभावित करते हैं। यानी प्राकृतिक और गैर आर्थिक पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, वहीं उनसे प्रभावित भी होते हैं, प्रभावित भी करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। उपरोक्त अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियां एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दिशाओं के समूह के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। मतलब समस्त जो क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक पर्यावरण को गवर्न करती है, प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण में सभी तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है, जितनी भी ऐसी क्रिया है जो कि मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वो समस्त जो क्रिया है वो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं। यानी अर्थ का अध्ययन करने के बाद, एक प्रकार से परिभाषा का अध्ययन करने के बाद अब हम समझ जाएंगे कि आर्थिक पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, जैसा बताया गया अभी कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है आर्थिक पर्यावरण। और किस प्रकार से संबंधित है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक संगठन होते हैं उसका उसमें एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है
उसको गवर्न किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है। जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, परिवहन है, बैंकिंग है, सरकारी व अन्य। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है जिसका कि संचालन किया जाता है, जो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, इनका संचालन इन संगठनों में किया जाता है। और ये जो है वो आर्थिक पर्यावरण की पहली मुख्य विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं नहीं, गैर आर्थिक पर्यावरण को भी का भी प्रभाव होता है। यानी देश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, जैसे इसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। धरातल विस्तार कितना है, क्षेत्रफल, जलवायु स्थिति, जल स्रोत कितने हैं देश में, वन संपदा कितना है, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनका दोहन किस प्रकार से होता है, देश में उपलब्ध खनिज, पशु संपदा, शक्ति के सूत्र, सामाजिक नियम, जनसंख्या, राजनीतिक, वैधानिक नियम किस तरह के हैं, दशा परिस्थिति किस प्रकार से है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या रिसर्च हो रही है, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास, शिक्षा, सामाजिक रीति रिवाज, स्वास्थ्य व अन्य। इसको अपन पहले समझ सकते हैं, सब चुके हैं। तो गैर आर्थिक पर्यावरण दूसरी विशेषता है। अगली है सरकार द्वारा मार्गदर्शन व एवं संचालन। सरकार इन क्रियाओं को संचालन करती है, उनका मार्गदर्शन करती है, इसमें परिवर्तन करती है। जैसे पूंजीवादी में जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वैसे तो न्यूनतम होता है, और समाजवादी तो सरकार द्वारा ही संचालित होती है। इसके अलग अलग लाभ है। मिश्रित में दोनों प्रकार से संचालन होता है। चौथा है आधारभूत ढांचा, जिसमें बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग व बीमा व्यवसाय आदि है। क्योंकि आधारभूत ढांचा अगर तैयार नहीं होगा तो आर्थिक क्रियाओं का संचालन प्रभावपूर्ण तरीके से इफेक्टिवली उनका नहीं हो सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो आधारभूत ढांचा ही है। अब यह है कि जनता का दृष्टिकोण भी किस प्रकार का है, क्योंकि वो भी आर्थिक क्रियाओं को गमन करता है। जैसे अगर भौतिकवादी का दृष्टिकोण है तो उसमें वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, सेवाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं को गति प्रदान मिलेगी। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है तो उसके अंदर आर्थिक क्रियाओं का संचालन कम किया जाएगा, वस्तु और सेवाओं की तरफ लोगों का ध्यान कम होगा। जो जनता का मानव का दृष्टिकोण कहते हैं, हमारे यहाँ विविध है, हमारे दोनों प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कई देशों में सिर्फ भौतिकवादिता है, ज्यादातर देशों के अंदर। अब यह समाज में धन का वितरण किस प्रकार से है। जैसे हमारे देश की बात की जाए तो समाज में धन का जो वितरण है वो जो है असमान रूप से धन का वितरण है। अगर असमान रूप से तो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होता है और शोषण में वृद्धि होती है। तो सरकार को इसको भी देखना होता है कि समान रूप से धन का वितरण हो, टैक्स के माध्यम से हो, विभिन्न जो धन एकत्रित करने के लिए टैक्स बने हुए हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बने हैं, उनका सही संचालन आवश्यक है, जिससे कि समान रूप से धन का वितरण हो और शोषण ना हो, कोई वर्ग विशेष शोषित ना हो। नेक्स्ट है जो सातवां है पूंजी साधन की प्राप्ति। यानी पूंजी साधन जो है वो कितनी मात्रा में देश में मौजूद है, कैपिटल किस प्रकार से है। तो पर्याप्त अगर पूंजी साधन है तो प्राकृतिक साधन और मानवीय साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकता है। अगर पूंजी साधन में कमी है तो इन साधनों का जो दोहन है, यानी प्राकृतिक और मानवीय साधनों का दोहन संभव नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से। अब यह आर्थिक विचारधारा किस प्रकार से है, यानी पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा है या समाजवादी आर्थिक विचारधारा है या मिश्रित आर्थिक विचारधारा है, इससे भी प्रभावित होती है देश की अर्थव्यवस्था। और नवा जो है इसकी विशेषता है नियोजित अर्थव्यवस्था। अब ये सरकार देखती है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है प्लान्ड तरीके से इस प्रकार से हो जिससे कि सामाजिक हित में अधिक से अधिक वृद्धि हो।
नैतिक स्तर किस प्रकार से है, यानी नैतिक स्तर अगर मोरल जो है अच्छा है तो आर्थिक क्रियाएं को गति कम मिलेगी, लेकिन अगर नैतिक स्तर लोगों का खराब है, यानी नैतिक स्तर खराब का मतलब है कि नैतिक भौतिकवादिता स्तर पे है, भौतिकवादिता अधिक है तो आर्थिक क्रियाएं अधिक होंगी, यानी नैतिक स्तर सीधा सीधा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो अब जो है अपन ने बहुत सारी चीजें अपन ने जान ली कि आर्थिक क्रियाओं का क्या अर्थ है, आर्थिक जो पर्यावरण है उसको आपने समझ लिया, आर्थिक पर्यावरण को जो तत्व गवर्न करते हैं, जो प्राकृतिक है या गैर प्राकृतिक है, यानी कृत्रिम जो पर्यावरण है वो क्या क्या होते हैं, ये अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अपन ने समझ लिया आर्थिक पर्यावरण की विशेषता क्या क्या है। तो ये यूनिट जो फर्स्ट है इसका ये पहला टॉपिक है, जिसको कि समझने के बाद ही हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अपन समझ गए कि आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन के पर्यावरण के सभी आयामों का अध्ययन करना जरूरी है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोगों ने, बच्चों ने मेरा वीडियो देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें यह बताया जाएगा कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं।